नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग फिर एक बीपीएससी का 9-10 का टीचर का जो सेट हम लोग कर रहे हैं लगातार 9-10 का। तो चलते आज का हम लोग का सेट है। स्टार्टिंग में पहले भूगोल होगा, उसके बाद पॉलिटी होगा, उसके बाद आपका हिस्ट्री होगा, उसके बाद आपको जनरल होगा। ठीक है, तो हिस्ट्री नहीं भी हो सकता बाकी जनरल होगा आपको। तो देखते हैं हम लोग आगे का क्वेश्चन। ये हम लोग का पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है। तो आपको होगा डुरंड रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा होता है, रेड क्लिफ। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच होता है डुरंड रेखा। ठीक है, डुरंड रेखा। अब देखना है कि डुरंड रेखा भारत और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच सीमा ये कितना लंबी होती है। तो इसका टोटल लंबाई आपको हो जाएगा 2430 किलोमीटर। कितना? 2430 किलोमीटर पूरा लंबा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। यह जो बोलता है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा बनाती है वो 106 किलोमीटर होता है और पाकिस्तान के साथ 2430 किलोमीटर है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। जो हम लोग का जो सीमा है वो लद्दाख से टच करता है भारत और अफगानिस्तान के लिए। तो हो गया डुरंड रेखा किसके साथ? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि पनकी तापीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ है? पनकी। तो पनकी तापीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ आपको हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। इसका निर्माण किया गया था कब? 1967 में। तत्कालीन प्रधानमंत्री थी उसमें इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं लोग। 3 का भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड कहाँ है? सबसे बड़ा शिपयार्ड कहाँ? तो कोची में हो जाएगा। कहाँ पे? कोची में हो जाएगा जी। यह भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक जहाज निर्माता शिपयार्ड है। यह सबसे बड़ा जहाज निर्माण और रखरखाव की सुविधा वाला शिपयार्ड है। इसे 1972 में भारत सरकार की कंपनी के रूप में शामिल किया गया था। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन 4 नंबर। क्वेश्चन 4 का है कि आपको इंदिरा गांधी नहर में पानी कहाँ से आता है? तो इंदिरा गांधी नहर में पानी कहाँ से आते हैं? तो इंदिरा गांधी नहर में पानी सतलज और ब्यास नदी से आता है। कहाँ से? सतलज और ब्यास नदी से आता है। अब देखना है कि सतलज यह नहर जो पंजाब के फिरोजपुर के निकट सतलज और ब्यास नदियाँ संगम बनाती है, वहीं पे एक हरीके बैराज बनाया गया, उसी बैराज से पानी निकलती है और इंदिरा गांधी नहर में जाती है। ठीक है, अब देखते हैं कि इंदिरा नहर की लंबाई यह भारत में सबसे लंबी नहर जी। इसकी कुल लंबाई है आपको 650 किलोमीटर। कितना लंबाई है? 650 किलोमीटर। अब देखना है कि इसे पंजाब से राजस्थान 240 किलोमीटर पर क्या प्रकार फीडर नहर बनाया गया। 1938 में महाराजा गंगा सिंह ने इस नहर को बनवाया था। कब? 1938 में, याद रखिएगा। 1938 में इसे महाराजा गंगा सिंह ने इसे बनाया था। इसलिए इस इंदिरा गांधी नहर का पहले नाम था क्या था? गंगा नहर नाम था। इसके पहले क्या नाम था? गंगा नहर नाम था। अभी 1984 में इसका नाम बदल कर इंदिरा गांधी नहर किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि भारत का पहला तेल कुआं कहाँ खोदा गया था? भारत का पहला तो आपको कहाँ पे? डिगबोई असम में। कहाँ पे? डिगबोई असम जी। असम को तेल के रूप में भी जाना जाता है। असम के डिगबोई को तेल शहर के रूप में जाना जाता है। यह एशिया का प्रथम तेल कुआं है। कब? एशिया का प्रथम तेल कुआं। आसाम में 4 गो तेल रिफाइनरी भी हैं। कौन कौन? नामोलीगढ़, नूनमट्टी, बोगाईगांव और डिगबोई। तो 5 का 4 9। क्वेश्चन नंबर 6 में आता हूँ। क्वेश्चन 6 कर रहा है कि भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक कौन होता है? सबसे बड़ा लौह उत्पादक होता है आपको उड़ीसा। सबसे ज़्यादा कहाँ? उड़ीसा। उसके बाद कहाँ पे? छत्तीसगढ़। उसके बाद कहाँ पे आपको? कर्नाटक। उसके बाद झारखंड में। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, राजस्थान। विश्व में अगर देखा जाए, विश्व में सबसे ज़्यादा लौह अयस्क कहाँ पे होता है? तो ऑस्ट्रेलिया में होता है। और दूसरा स्थान पे आता है आपको ब्राज़ील, तीसरा पे चाइना आता है और इंडिया का वर्ल्ड में 4 स्थान पे आता है। कितना? 4था स्थान पे आता है। आगे देखते हैं। लौह अयस्क में पहला स्थान कौन? ऑस्ट्रेलिया। पहला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा को ब्राज़ील और तीसरा को चाइना, चौथा को इंडिया। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन 7 का रख निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? गोरखपुर राप्ती नदी पे, बिल्कुल सही है। लुधियाना सतलज पे, जबलपुर नर्मदा पे, सूरत ताप्ती पे। यानी 7 का हो जाएगा कौन? 1 से अधिक सही है। इनसे 1 से अधिक सही है।
जी। गोरखपुर राप्ती पे, लुधियाना सतलज पे, जबलपुर नर्मदा पे और सूरत ताप्ती पे। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। 8 कह रहा है कि भारत के उस द्वीप का नाम बताइए जिनमें सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। तो कौन इंडिया में, एक भारत में एकमात्र ज्वालामुखी जो है सक्रिय यानी एक्टिव ज्वालामुखी है, कौन? बैरन द्वीप। बैरन द्वीप आपको कहाँ पर होगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास है, कौन? बैरन द्वीप। ज्वालामुखी पृथ्वी का प्रॉपर्टी एक मुख होता है, ठीक है। भारत में केवल 8 ज्वालामुखी है, जिसमें से एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वो कौन है? बैरन द्वीप। ज्वालामुखी जो एक्टिव जो सक्रिय ज्वालामुखी होता है उसको हम लोग रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं। रिंग ऑफ, इसे हम लोग फायर के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के 4 9 में आते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, कह रहा है किस फसल के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक अनुकूल माना जाता है? तो कपास के लिए काली मिट्टी सबसे बेस्ट माना जाता है, ठीक है, सबसे बेस्ट माना जाता है काली मिट्टी के लिए। काली मिट्टी अधिक समय तक नमी को अपने बनाए रखती है, इसमें ह्यूमस की प्रचुर मात्रा पाया जाता है। भारत में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कपास उत्पादन कहाँ पे होता है? गुजरात में, उसके बाद महाराष्ट्र में होता है। काली मिट्टी को हम लोग किस नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी हम लोग कहते हैं। काली मिट्टी का निर्माण जो है दक्कन के पठार में पाई जाने वाली ज्वालामुखी चट्टानों से हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं कि काली मिट्टी कहाँ कहाँ पाया था? कर्नाटक में, कुछ पार्ट में, एमपी में, गुजरात में, महाराष्ट्र में पाया था। तो हम लोग को अगर 9 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 10 देखते हैं, कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा और ताप्ती, 2 नदियाँ जो है वो पश्चिम की ओर बहती है, नर्मदा और ताप्ती। तो इसका तो आंसर अगर आपको नर्मदा आ जाएगा। अब देखना है कि यह एक जो नर्मदा नदी है यह कैसा है आपको? ये ट्रायंगल आकार का है। कैसा होता है इसका? इसका आकार जो होता है यह ट्रायंगल त्रिभुजाकार सागर है, ठीक है। यह एक त्रिभुजाकार सागर, अरब सागर जो है यह एक कैसा त्रिभुजाकार सागर है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कि यह जो इस नदी की लंबाई कितनी है? तो टोटल लंबाई आपको 1312 किलोमीटर। कितना? 1312 किलोमीटर लंबाई इस नदी का। आगे देखते हैं हम, यह नदी जो है मध्य प्रदेश के जिले अमरकंटक पठार से निकलती है। कौन सा? अनूपपुर जिला, एमपी का अनूपपुर जिला है, उसी के अमरकंटक के पठार से निकलती है कौन? नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। 11 कह रहा है आपको, कह रहा कि लघु ज्वार भाटा पैदा होता है कब? अर्धचंद्र के समय, दिन के समय, कि 1 महीना में 1 बार या 1 सप्ताह में 2 बार। तो आपको 11 का हो जाएगा अर्धचंद्र के समय क्या होते हैं? लघु ज्वार भाटा अर्धचंद्र के समय पैदा होता है जी। जब सूर्य चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे के लंबवत होता है तो लघु ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। लघु ज्वार भाटा कमजोर ज्वार भाटा होता है जी। तो आपको हो जाएगा 11 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। 12 का आपको कि निम्नलिखित में से कौन एक सिंधु की सहायक नदी है? कौन है? इंद्रावती जो आपको हो जाएगा सिंधु की सहायक नदियाँ हो जाएगी। सिंधु की एक सहायक नदी नहीं है जी, बिल्कुल सही बात। देखिएगा इनमें से कौन सी एक जो है सिंधु के सहायक नदी नहीं है? तो इंद्रावती। तो सिंधु की नदी कितनी होती है? तो 5 होती है। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ये सब क्या है? सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। कौन कौन? झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ये 5 नदियाँ जो होती है वह सिंधु की सहायक नदी होती हैं। चिनाब जो होता है, चिनाब सिंधु की सबसे बड़ी नदी, सहायक नदी है जी। 2 धाराओं से बना होता है जिसे चंद्र और भागा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। क्वेश्चन 13 कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन अवक्षेपण का एक रूप नहीं होती? वर्षा, हिमपात, ओलावृष्टि, कुहासा पड़ना। तो 13 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। कुहासा पड़ना ये अवक्षेपण का भाग नहीं होते। अवक्षेपण का भाग कौन कौन होता है? वर्षा, बर्फीली वर्षा, ओला, बर्फ या ओला के रूप में बादलों से जोड़ा गया जल। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। 14 का भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा होता है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। तो आपको हो जाएगा 14 का 1 नंबर कंचनजंगा। कंचनजंगा ऊंचाई कितनी इसका हो जाएगा? आपको हो जाएगा 85-86, याद रखिएगा। कंचनजंगा का ऊंचाई कितनी है? 8586 मीटर। यह जो होता है नेपाल और सिक्किम के सीमा पर स्थित है। कंचनजंगा कहाँ पे हो जाएगा? नेपाल और
सिक्किम के सीमा पर है। यह विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। कौन? कंचनजंगा विश्व का सबसे तीसरा ऊंचा पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। क्वेश्चन 15 का है आपको कि मौसम और उनकी बनावट में परिवर्तन किस कारण होता है। मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन किस कारण होता है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण से, कि पृथ्वी का घूर्णन से, कि पृथ्वी का परिक्रमण से, या तो पृथ्वी के अक्ष का उसके कक्ष तल के साथ झुका होना। तो 15 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। पृथ्वी के कक्ष के उसके अक्ष के समतल की ओर झुका होना होता है। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। 16 कह रहा कि पूर्वी देशांतर पृथ्वी को देशांतर के 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है। तो कितना समय लगता है? 4 मिनट। कितना लगता है आपको? 4 मिनट। देखते हैं, अब देखते हैं पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का टाइम लेता है। कह रहा कि पृथ्वी 360 डिग्री घूमने में पृथ्वी का कितना 1440 मिनट घूमता है। तो 1 डिग्री में 1440 अब बट्टा 360 भागा देंगे 36 चौके आ गया 4 मिनट। ये देखना है हम लोग को। 16 का आंसर कितना हो गया? 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17। विश्व का सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी होती है? तो विश्व का सबसे बड़ी खाड़ी होता है मैक्सिको की खाड़ी। कौन? मैक्सिको की खाड़ी होती है। यह उत्तरी अमेरिका और क्यूबा के पास है। कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका और क्यूबा के पास होते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का रखे दक्कन दर्रा किनके बीच स्थित है? दक्कन दर्रा किनके बीच स्थित है? तो आपको हो जाएगा कौन? दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच है। दक्षिण अंडमान यानी कि दक्षिण और लिटिल अंडमान के बीच में स्थित होती है। अब देखना है कि ये कहाँ पे है। आपको हिंद महासागर में हो जाएगा। कहाँ पे? हिंद महासागर में स्थित होती है। यह लगभग 48 किलोमीटर चौड़ा। कितना चौड़ा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लगभग 572 द्वीप है। कितना टोटल कितना है आपको? 572 द्वीप है अंडमान निकोबार में। क्वेश्चन 19 में लोग आते हैं। 19 का रहा कि शिवालिक के दक्षिणी भाग के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो शिवालिक के दक्षिण भाग को क्या कहा जाता है? आपको भाबर या तराई बोलते हैं। भाबर या तराई बोलते हैं। शिवालिक के दक्षिण भाग के क्षेत्र को भाबर और तराई कहा जाता है। तराई के क्षेत्र में भारत, नेपाल, भूटान स्थित हिमालय के आधार के क्षेत्र में स्थित जो क्षेत्र कहलाते हैं वह क्या कहलाते हैं? शिवालिक कहलाते हैं। इस क्षेत्र में भूमि नम और यहाँ घास के मैदान और वन पाए जाते हैं। तराई क्षेत्र के उत्तर भाग को भाबर क्षेत्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 19 का 2 नंबर 20 में आते हैं। 20 ग्रह के सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सी होती है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है। कौन? 20 का 1 नंबर। बृहस्पति को शनि, यूरेनस और नेपच्यून के साथ एक गैसीय ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसे शीतकालीन ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। इसका औसत तापमान -148 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह होता है कौन? गैनीमीड। गैनीमीड किसका उपग्रह है? तो बृहस्पति का होता है। वर्तमान में देखा जाए तो बृहस्पति का टोटल उपग्रह की संख्या 92 हो जाएगा आपको, 92। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। 21 कह रहा कि वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है जी। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होता है जी। ग्लोबल वार्मिंग के लिए ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है जी। इसमें कौन कौन होता है आपको? तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, जलवाष्प हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 22 का रखा आपको अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ है? मतलब कहाँ स्थापित किया गया है? तो 22 का ओस्लो में। कहाँ पे? ओस्लो में। नॉर्वे का राजधानी क्या है? ओस्लो होता है जी। यहीं पे इसको बनाया गया। यह यूरोप में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले देशों में से दूसरा स्थान आता है। कौन? ओस्लो। क्वेश्चन नंबर 23 में आगे क्वेश्चन हम लोग कहाँ है कि क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं हम लोग। 23 कह रहा क्या आपको कि क्लाइमेट शब्द किस भाषा से लिया गया? क्लाइमेट शब्द किस भाषा लिया गया? तो आपको लिया गया ग्रीक भाषा से। कहाँ लिया गया? ग्रीक भाषा से। 5 जून को केरल में मानसून का आगमन हो जाता है। कब? क्लाइमेट। तो क्लाइमेट के बारे में चर्चा करते हैं। तो 5 जून को केरल में मानसून आगमन हो जाता है। अगर देखा जाए इंडिया में
80% वर्षा जो होता है दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। इससे दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। करेक्ट, आर्द्रता का मापन किया जाता है। तो आर्द्रता का मापन किससे किया जाता है? हाइग्रोमीटर से। 24 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। हाइग्रोमीटर से हम लोग आर्द्रता को मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। 25 का आपको कि एक समुद्री मील बराबर होती है, कितना होती है? तो एक समुद्री मील बराबर 1852 मीटर होती है। 1852 मीटर होती है। अगर देखा जाए किलोमीटर में तो 1.852 किलोमीटर हो जाएगा आपको। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 करा कि भारतीय मानक समय की आमयोत्तर नहीं गुजरती। हाँ, तो हम देखिए कि भारत का मानक समय जो 82.5 डिग्री 82.5 डिग्री पूर्वी अक्षांश 82.5 डिग्री पूर्वी अक्षांश जो हम लोग होता है, ये इंडिया से 5 स्टेट से गुजरती है। कितना से? 5 राज्य से होकर गुजरती है। कहाँ से? इलाहाबाद की मिर्ज़ापुर से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर होकर गुजरती है। तो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो यूपी, एमपी, एपी आंध्र प्रदेश, तीन हो गया। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, याद रखिएगा 5 स्टेट। तो कहाँ से नहीं गुजरती? 26 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। महाराष्ट्र से होकर यह नहीं गुजरती। क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं। 27 करा कि कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करता है? तो 27 का 2 नंबर। सबसे ज़्यादा म्यांमार की सीमा अरुणाचल प्रदेश से लगती है। टोटल अगर देखा जाए तो 1972 में नॉर्थ ईस्ट नेफा के रूप में अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता था। नेफा के रूप में अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ था? ईटानगर। आगे देखते क्वेश्चन नंबर हम लोग का 28 कह रहा कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होती है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आपको होता है अनायमुडी। देखते अगला क्वेश्चन कह रहा कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होती है? तो दक्षिण भारत की और पश्चिम भारत की, यानी कि पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आपको कौन? अनायमुडी। इसकी टोटल हाइट कितना आता है? इसका टोटल आपको हाइट हो जाएगा 2695 इसका मीटर हो जाएगा। यह केरल के पास, यह केरल में पाया था। केरल के 2 जिला में इसका सीमा होता है। कहाँ? इडुक्की जिला और एर्नाकुलम जिला, ये केरल में होता है। अच्छा, अब देखते हैं इस पर्वत की जो आकार है, हाथी के सिर के आकार है इसका। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। अच्छा हाँ, दक्षिण भारत की तो सबसे ऊंची चोटी कौन? अनायमुडी हो गया। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दूसरा सबसे ऊंची चोटी कौन होगा? तो डोडा बेटा, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कर आपको कि नेलांग घाटी किस राज्य में है? कौन? नेलांग घाटी कहाँ जाएगा आपको? तो आपको नेलांग घाटी उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। यह उत्तराखंड के लद्दाख के इसके नाम से भी जाना जाता है इसको, यानी उत्तराखंड का इसे लद्दाख कहा जाता है। यह जो होता है नेलांग घाटी गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान का एक हिस्सा है। किसके? गंगोत्री का। अच्छा, पहले यह भारत और तिब्बत के बीच एक व्यापारिक मार्ग हुआ करता था। क्या? व्यापारिक मार्ग। आगे देखते हैं नेलांग घाटी कहाँ उत्तराखंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं। क्वेश्चन 30 करेगा आपको कि मेघालय का पठार भाग है, तो किसका भाग है? तो 30 का 2 नंबर। प्रायद्वीपीय खंड का नेपाल का पठार का भाग है। और मेघालय का पठार में गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियों का अलग अलग पार्ट में बांटा गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून से इस क्षेत्र में अधिकतम वर्षा होती है। मेघालय और कार्बी जो पठार होता है मुख्य प्रायद्वीपीय ब्लॉक से पृथक होता है। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 31। भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? कितना राज्य? 9 राज्य। टोटल 9 राज्य है और भारत के तट रेखा से लगा हुआ। कौन कौन हो जाएगा? पहला आप ऊपर चाहिए गुजरात, यहाँ से 1 मिनट रुकिएगा, ये देखिएगा हम लोग का ये हो गया। तो यहाँ से आते हैं गुजरात, उसके बाद कौन? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद कौन? पश्चिम बंगाल। तो 9 स्टेट जो हम लोग का वह तटीय क्षेत्र से टच करता है। अगर देखा जाए भारत में समुद्र तट की कुल लंबाई कितना हो जाएगा? समुद्र तट की अगर देखा जाए तो कुल लंबाई हम लोग का कितना? 7516
किलोमीटर है। ठीक है। अगर देखा जाए दक्षिण भारत में सब आंध्र प्रदेश सबसे लंबी तटरेखा रखती है। सबसे ज़्यादा कौन? आंध्र प्रदेश। गुजरात में भारतीय राज्यों की सबसे बड़ी तटरेखा है। अगर भारत में देखा जाए तो सबसे लंबा तटीय रेखा वाला राज्य कौन? गुजरात है। अगर पूछे दक्षिण भारत का तो आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 32 कह रहा कि विश्व की सर्वाधिक लंबी श्रृंखला किसकी होती है? सबसे लंबी श्रृंखला किसकी हो जाती है? तो 32 एंडीज का। किसका? एंडीज का होती है जी। अब कह दक्षिण अमेरिका की पश्चिमी घाट पर स्थित है। एंडीज जो होता है वह दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित होती है। इसकी कुल लंबाई 7,000 है। कितना? 7,000 किलोमीटर इसकी होती है। पर्वतमाला की औसत ऊंचाई कितनी होती है? 4,000। पर्वतमाला की औसत ऊंचाई कितनी होती है? 4,000। एंडीज जो होता है दक्षिण अमेरिका के 7 देशों से गुजरती है। टोटल कितना? एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका के टोटल 7 देश से गुजरती है। चिली में इसका विस्तार सबसे अधिक होती है, क्योंकि चिली विश्व का सबसे ऐसा देश है जो विश्व का एकमात्र देश जो नॉर्थ टू साउथ सबसे लंबा कंट्री कौन है? चिली। या चिली में सबसे ज़्यादा गुजरती है। टिटिकाका झील इसी एंडीज पर्वत श्रृंखला में है। टिटिकाका झील इसी एंडीज श्रृंखला में स्थित होती है। तो आपको 32 का आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर एंडीज। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन 33 का आपको कि गधी लोग निवास कहाँ करते हैं? तो कहाँ करते हैं? आपको हिमाचल प्रदेश में। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश। ये लोग हिंदू धर्मावलंबी होती हैं। ये हिंदू के लोग होते हैं। ठीक है। हिमाचल प्रदेश में चंबा और कांगड़ा जिले में ये लोग पाए जाते हैं। कहाँ पे? चंबा और कांगड़ा में। क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं। 34 का आपको कि मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो आपको 34 होगा अलकनंदा। किससे हो जाएगा? अलकनंदा। यानी 34 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अलकनंदा नदी एक सहायक नदी होती है। इसका उद्गम स्रोत केदारनाथ के निकट से होती है। केदारनाथ के निकट से होती है। यह भागीरथी नदी के मिलकर गंगा नदी बनती है जी। अब देखना अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम स्थल रुद्रप्रयाग कहलाता है। कौन कौन? अलकनंदा और मंदाकिनी जहाँ मिलती है उसे क्या कहते हैं? रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग 5 प्रयाग में से एक माना जाता है जी। रुद्रप्रयाग उत्तराखंड राज्य का एक हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 35 करा कि निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? नर्मदा नदी पर नहीं है। कौन जलप्रपात हो जाएगा? तो 35 का आपको हो जाएगा कौन? कपिलधारा, भालकुंड, या तो दुग्धधारा, या तो भेलाघाट। तो आपको 2 हो जाएगा। भालकुंड जो हो जाएगा आपको नर्मदा नदी पे आपको नहीं हो जाता। आगे देखते क्वेश्चन नंबर। अब देखिएगा पूछिएगा अक्सर इसमें, अगर भालकुंड नर्मदा पे नहीं है तो किस नदी पे बना हुआ है? तो याद रखिएगा भालकुंड जो होगा आपको हो जाएगा बीना नदी पे है। किस पे? बीना नदी पे बनाया गया है इसको। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 36। आगे देखते क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36 करा कि भारत के किस राज्य में मानसून आगमन सबसे पहले होता है? सबसे पहले कहाँ पे आता है? केरला में आता है। केरल में आपको 1 जून तक केरल में मानसून आ जाता है। अगर देखा जाए तो इंडिया में सबसे ज़्यादा वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। 80% वर्षा इंडिया में दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37। क्वेश्चन 37 करा कि भोजपत्र वृक्ष मिलता है कहाँ पे? अरावली पर्वतमाला में, हिमालय में, या तो फिर नीलगिरी में, या तो फिर विंध्याचल में। तो कहाँ मिलती है? तो 37 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। हिमालय मिलती है। भोजपत्र वृक्ष कहाँ मिलती है? हिमालय में मिलती है। यह हिमालय क्षेत्र में उगने वाला एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई होता है 4500 मीटर ऊंचाई तक ये प्राप्त करती है जी। इसका वैज्ञानिक नाम होता है बेटुला यूटिल होती है। इसकी छाल सफ़ेद रंग की होती है। इसकी जो होता है भोजपत्र का जो वृक्ष का छाल होती है यह सफ़ेद रंग की होती है, जो प्राचीन काल में ग्रंथों की रचना के लिए इसको उपयोग किया जाता था। यह वृक्ष बेटुला यूटिलिस प्रजाति का होता है जी। वही जो इसका वैज्ञानिक नाम होता है बेटुला यूटिलिस इसका नाम होती है। भोजपत्र जो प्राचीन काल में ग्रंथों को जिस पे लिखा जाता था यही था भोजपत्र। क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं हम लोग।
कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। तो सबसे ज़्यादा नलकूप से होने वाला सिंचाई कहाँ होती है, कौन सा राज्य में? तो 38 का हो जाएगा 4 नंबर। कहाँ पे? यूपी में सबसे ज़्यादा होता है जी। लखनऊ उत्तर प्रदेश इसकी राजधानी में आती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन आते हैं लोग कह 39 कह रहे कि कौन सा राज्य होता है समूह, कौन सा राज्य समूह एक ग्रुप है जो भाखड़ा नांगल परियोजना से जल को प्राप्त करती है। कौन कौन आपको हो जाएगा 39 का, आपको होगा 3 नंबर। कौन कौन? हरियाणा, पंजाब और राजस्थान जो होता है ये इसका जल प्राप्त करती है। अब देखना है कि यह जो होता है ना, यह भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। यह सतलज नदी पर स्थित है। किस पे है? सतलज पर स्थित होती है। भाखड़ा नांगल पूछता है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पे है, तो ये आपको हो जाएगा सतलज नदी पे है। इसका उद्देश्य होता है कि सिंचाई करना और विद्युत को उत्पादन करना होता है, यानी बिजली उत्पादन करना होता है। यह बांध की ऊंचाई कितने? 740 फीट ऊंचा है जी। यह लगभग 1325 मेगावाट का बिजली भी उत्पादन करता है और सिंचाई में भी इसका काम लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 40 नंबर। क्वेश्चन 40 करा कि आपको स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? याद रखिएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या होता है? तो यह चार महानगर को ये जोड़ता है, यही कहलाता है आपको स्वर्णिम चतुर्भुज कहलाता है। यह राजमार्ग देश के लगभग 13 राज्य से गुजरती है। कितना? 13 राज्य से, 13 राज्य से होकर गुजरती है। यह भारत की सबसे बड़ी एवं विश्व की पाँचवीं सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है। इस परियोजना का निर्माण 2012 में किया गया था। याद रखिएगा 2012 में निर्माण किया गया था। इसमें 4 प्रमुख शहर होता है। कौन कौन? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। इसके अलावा बहुत सारे ये प्रमुख शहर है। बाकी ये 4 शहर याद रखिएगा, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, 4 शहर को मिलकर इसको दिया गया। क्वेश्चन नंबर आते हैं 41। तो दोस्तों हम लोग का ज्योग्राफी खत्म हो गया। अब यहाँ से हम चलते इकोनॉमिक्स में आते हैं। इकोनॉमिक्स पहला क्वेश्चन कर रहा है कि आपको भारत में आर्थिक नियोजन प्रणाली शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो 41 का आपका सर विश्वेश्वरैया को दिया जाता है। यह 1934 में सर विश्वेश्वरैया ने भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नाम एक पुस्तक को प्रकाशित किया था। वह भारत के आर्थिक नियोजन वकालत करने वाले पहले व्यक्ति थे। कौन? सर विश्वेश्वरैया। क्वेश्चन नंबर 41 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 42 में। 42 करा कि आपको कि आर्थिक नियोजन से संबंधित बॉम्बे योजना कब सामने आया था? तो आपको हो जाएगा कब? 1944 में आ गया था। कब? 1944 में बॉम्बे प्लान को लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 43 में लगाते हैं। 43 करा कि स्वतंत्र भारत का पहली औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? तो 43 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। 1948 में। कब किया गया था? 1948 में औद्योगिक क्रांति। उस समय तत्कालीन उद्योग मंत्री कौन था? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इस नीति के आगामी वर्षों में भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को लक्ष्य को प्रदर्शन करना था। 43 का 2 नंबर। 44 करा कि आपको सर्वोदय योजना का विकास किसने किया था? तो कौन किया था? जयप्रकाश नारायण किया था। कब किया था? 1950 में इस सर्वोदय योजना का निर्माण जयप्रकाश नारायण ने 1950 में किया था। कृषि के साथ साथ जो तैयार किया गया था, कृषि के साथ साथ इसमें छोटे उद्योग को भी जोड़ दिया गया था। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन 45 करा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो आपको हो जाएगा किसमें? हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित था। क्वेश्चन नंबर 45 का 2 नंबर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। अच्छा, एक प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू किया गया था? तो 1 अप्रैल से 1951 को इसको शुरू किया गया था। 51 से लेकर कहाँ तक चला था? 56 तक। 1951 से लेकर 1956 तक प्रथम पंच योजना को शुरू किया गया था। हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित था। ये किस पे आधारित था? यह योजना जो था वो मूल रूप से कृषि पर आधारित था। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 46। 46 का क्वेश्चन नंबर कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 46 का आपको यार कम 3 नंबर 2000 में से लागू किया गया था। देखते हैं 47। क्वेश्चन 47 का आपको कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो कौन किया था? स्वतंत्र भारत का, याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत का पहला बजट कौन किया था? आर के पन सुक्खम सेठी ने प्रस्तुत किया था। अब देखते हैं कि ये सेठी ने 26 नवंबर 1947 को
47 को पेश किया था। बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा से लैटिन शब्द से हुआ। इसका अर्थ होता है चमड़े का थैला रखेगा। बजट का अर्थ होता है चमड़े का थैला। क्वेश्चन नंबर आते हैं 48 में। क्वेश्चन 48 का रखिए, रोलिंग प्लान को भारत में लागू करवाने का श्रेय किसे दिया था? कौन? रोलिंग प्लान। तो रोलिंग प्लान कब लाया गया था? तो रोलिंग प्लान लगा था 1978 से 80 के बीच। 1978 से 80 के बीच रोलिंग प्लान लाया गया था। तो कौन लाया था? डी लखड़वाला था। कौन? 48 का 1 नंबर था जी। लागू करने का श्रेय दिया था किसको? जनता पार्टी की सरकार को। कब? जनता पार्टी की सरकार 1977 से 78 के बीच 5वीं पंचवर्षीय योजना में यह स्वीकार कर दिया गया था। एक नई 6ठी पंचवर्षीय योजना का, जिसे रोलिंग प्लान 78-80 में रूप में जाना जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में। क्वेश्चन आते हैं 49 में कहला कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो ये आपको हो जाएगा कब? 49 का हो जाएगा आपको 2 नंबर। 1998 में किया गया था। उसमें तत्कालीन वित्त मंत्री कौन था? यशवंत सिन्हा। कौन था? यशवंत सिन्हा उसमें वित्त मंत्री था। किसान कार्ड का उद्देश्य होता है कि किसानों की खेती की जरूरत को पूरा करने और पर्याप्त समय पर ऋण प्रदान करना होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन 50 का रखिए आपको, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्था कहाँ है? तो राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्था कहाँ हो जाएगा आपको? जयपुर में। 50 का 1 नंबर। इस 6ठी पंचवर्षीय योजना का जी। क्वेश्चन नंबर 51 में आते हैं। 51 का रखिए आपको, 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो 51 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। कौन किया गया था? एकीकृत ग्रामीण विकास। 6ठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 1980 से लेकर 1985 के बीच किया गया था जी। 2 अक्टूबर 1980 को एकीकृत ग्रामीण विकास योजना का शुरुआत किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार में वृद्धि करना है। क्वेश्चन नंबर 52 में आते हैं। क्वेश्चन 52 का रहा आपको कि अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? तो 52 का आपको हो जाएगा कहाँ पे? 4 नंबर, राजस्थान में शुरू किया गया था जी। अंत्योदय योजना का उद्देश्य था ना कि गरीब परिवार की रियासत पर यानी कि 2 रुपये प्रति केजी क्या गेहूँ, 2 रुपये गेहूँ और 3 रुपये चावल उपलब्ध करवाना था अंत्योदय कार्यक्रम के तहत। क्वेश्चन नंबर 53 का रख, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है? नाबार्ड, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या इलाहाबाद बैंक। तो कौन नहीं होगा? नाबार्ड आपको जो होता है ये नहीं होता है, प्रत्यक्ष वित्त स्रोत नहीं होता है। ये नाबार्ड एक विकास बैंक है जो प्राथमिक तौर पर देश के ग्रामीण क्षेत्र की ध्यान केंद्रित करता है या कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त प्रदान करता है। कौन कौन? कृषि और ग्रामीण विकास को यह फंड देता है। क्वेश्चन नंबर 54 में आते हैं। 54 का ना कि EPCG का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आपको होता है 54 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन 55 करा कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन राशि पेंशन प्रति माह कितना मिला जाएगा? तो 55 का आपको हो जाएगा 3000। 55 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 56। क्वेश्चन 56 करा कि समुदाय विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 1947 में, 1948 में या तो 1950 में या 1951 में। तो समुदाय विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था 1952 में। कब शुरू किया गया था? 1952 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था कि ग्रामीण स्तर को सुधारना है और सामुदायिक हितों के लिए कार्यों का संपन्न करना ताकि ग्रामीण जनता को आत्मनिर्भर बनाना और गाँवों को कुशल नेतृत्व के लिए विकास करना हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 57 में आते हैं। 57 में आते हैं करेंगे, भारत को 2024-25 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लिए GDP की विकास दर लगातार कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होना चाहिए आपको? 8%। कंटिन्यू आपको 8% होना चाहिए, तब इंडिया
2024-25 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को पार कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 58 में आते हैं। 58 करा कि बजट 2019-20 में घोषित प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लक्ष्य क्या है? तो 58 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। कौन था? खुदरा व्यापारी और छोटे दुकानदारों को पेंशन लाभ देना था। 59 में आते लो। 59 करा कि आपको बिहार में मुख्यतः किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावना है? तो 59 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। कौन? कृषि आधारित उद्योग। क्वेश्चन नंबर 60 में आते हैं लोग। 60 करा कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? तो 60 का आपको 1 नंबर हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित था। 1951 से लेकर 1956 तक था। इसका उद्देश्य था कृषि को विकास करना है। क्वेश्चन नंबर 61 में आते हैं। 61 करा कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत था नगर में? तो नगर में मुश्किल से कितना 31%, यानी 61 का हो 2 नंबर। 31% नगर में रहते हैं और 31.2% और 68.8% जो होता है हम लोग का ग्रामीण जनसंख्या पाया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में। 62 का आपको करा कि भारत सरकार की नीति आयोग जो कि आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह, नीति का पूरा स्वरूप क्या होता है? तो नीति का फुल फॉर्म आपको होता है 62 का जगह नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि 62 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 63 में आते हैं लोग। 63 क्वेश्चन कर रहा है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए निम्न में से किस एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया था? तो आपको हो जाएगा 4%। क्वेश्चन नंबर 64 में आते हैं लोग। 64 में हम आते हैं। करा कि सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या होता है? नौकरशाही को ढीलापन को दूर करना, सही बात है। लाल फीतेशाही को हटाना, विनिर्माण की लागत को कम करना, उत्पादन को प्रतियोगी बनाना, बिल्कुल सही बात है। यानी क्वेश्चन नंबर 64 का ई नंबर हो जाएगा 5 नंबर। क्वेश्चन 65 में आते हैं। करा निम्न में से कौन सा एक औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित नहीं करता है? तो मेक इन इंडिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया। तो सभी करता है, इनमें से सभी करता, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं जो नहीं करता है, सभी करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 65 का 5 नंबर। 66 में अगला क्वेश्चन हम लोग का 66 है। कह रहा कि पूरा ग्रामीण क्षेत्र में नगरीय सुविधाओं प्रदान करना जो प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? यानी कि APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम का कहना था कि अगर ग्रामीण लोगों का जो शहर में सुविधा मिलता है, अगर ग्रामीण क्षेत्र में अगर सुविधा प्रदान कर दिया जाए तो लोग गांव से उठकर शहर की ओर क्यों जाए? तो ये कहना था हमको लोग APJ अब्दुल कलाम का। किसका? पूरा था। आपको पूरा ये इसका फुल फॉर्म होता है आपको पूरा का कि प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया में, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया, यानी कि जो भी सुविधा हम लोग का जो टाउन में मिलता है अगर सुविधा ग्रामीण लोगों को दे दिया जाए तो फिर क्यों टाउन में जाकर जनसंख्या बढ़ाया जाए? ये था कहना था APJ अब्दुल कलाम का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 है कि बैंक दर आज से है। तो बैंक दर आपको होता है क्या? केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर को क्या कहते हैं? बैंक रेट कहते हैं। क्वेश्चन RBI हम लोग का केंद्रीय बैंक कौन कहलाता है? RBI। जो RBI वाणिज्यिक बैंक से जो हम लोग का SBI, केंद्रीय बैंक, ई सब PNB उससे जो ब्याज लेता है उसी कहते हैं हम लोग बैंक रेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 का आपको कि इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह का विचार किया था? तो 68 का आपको जाएगा 2 नंबर। मोहम्मद यूनिस। कौन था? मोहम्मद यूनिस। 2006 में बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के साथ संयुक्त रूप से शांति का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 68 का 2। 69 में आते हैं हम लोग। 69 को से देखते कारक निम्न में से कौन जो कृषि उत्पादकता बढ़ाने में सहायक नहीं है? अच्छा, कौन नहीं हो जाएगा आपको? तो कुशल सिंचाई है, ये है। गुणवत्ता भी तो होना चाहिए। कीटनाशक का प्रयोग होना चाहिए, बिल्कुल है। उर्वरक का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल। इनमें से कोई नहीं जिसका हम लोग प्रयोग
नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 का 5 नंबर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में आते हैं। 70 करा क्या आपको, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो आपको किया गया था 1977 में। 70 का 1 नंबर जाएगा। आगे देखते हैं। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था ना कि विकासशील राष्ट्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी को खत्म करना है। क्या करना है? खत्म करना, निवारण करना है। इसका मुख्यालय था इटली, रोम में। क्वेश्चन नंबर 71 में आते हैं। 71 करा कि वैश्वीकरण की मुख्य अंग कितने होती हैं? तो 71 को हो जाएगा 3, 5 होती है। कितना? 5 होती है। क्वेश्चन नंबर 72 में आते हैं। 72 करेगा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब किया गया था? तो 72 का 1907 में याद रखिएगा। टाटा आयरन एंड स्टील की कंपनी का स्थापना 1907 में किया गया। झारखंड के जमशेदपुर में टाटा आयरन एवं स्टील की कंपनी को स्थापना किया गया था। संस्थापक थे कौन? जमशेदजी टाटा। क्वेश्चन नंबर 73 में आते हैं। 73 करा कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969 में किया गया था। 73 का 2 नंबर। 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। कितना? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। उसके बाद 6 बैंकों की राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया था। कब? 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। याद रखिएगा। 14 बैंक होना था 1969 में और 6 बैंक का किया गया था 1980 में। जी, छठी पंचवर्षीय योजना काल में 7 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 74 में आते हैं। 74 का विश्वव्यापी आर्थिक संकट, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 74 का बनेगा 1929 में। कब किया गया था? 1929 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75 करा कि मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 75 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। 1854 में मुंबई में पहली बार मुंबई में महाराष्ट्र में कपड़ा मिल का स्थापना किया गया था। पहली भारतीय कपड़ा मिल 1818 में कलकत्ता में स्थापित किया गया था, लेकिन वह विफल रह गया था। जी, पहला बार हुआ था 1818 में, बट वह विफल हो गया था। इसलिए प्रथम बार कपड़ा मिल का स्थापना कहाँ? मुंबई में किया गया था। कब? 1854 में किया गया था। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 76 करेगा सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ था? तो 76 का जगह आपको 2 नंबर। 2005 में सूचना का अधिकार 15 जून 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम को बना दिया गया था। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 77 कर आपको 77 करा क्या आपको भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब चलता है? तो 77 का हो जाएगा 3 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत का वित्तीय वर्ष होती है। आगे देखते क्वेश्चन 78 करा कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? 78 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। 1952 में किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में किया था। इसके अध्यक्ष कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 79 करा कि जवाहर रोजगार योजना लागू कब किया गया था? तो 79 का आपको हो जाएगा 1989 में किया गया था। 79 का 1 नंबर। 1989 यानी 1 अप्रैल 1989 को जवाहर रोजगार योजना को शुरू किया गया था। आगे देखते क्वेश्चन 80 करा कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो 1919 में किया गया था। कब? 1919 में किया गया था। जी, आगे देखते क्वेश्चन नंबर 81। तो दोस्तों हम लोग का जो इकोनॉमिक पार्ट था वो खत्म हुआ। अब हम लोग को जनरल पार्ट आता है। यहाँ से हम लोग को जनरल देखेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या करा जनरल। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या करा जनरल का कि बीमर शब्द का संबंध किस खेल से होता है? तो बताइएगा आप लोग कमेंट कर। अच्छा क्वेश्चन है कि बीमर शब्द का जो संबंध होता है वो आपको क्रिकेट से होता है। किससे होता है? क्रिकेट से होता है। अब सुनिएगा कि बीमर शब्द जो हम लोग तो क्रिकेट का सबसे चहेते हैं, तो बीमर शब्द किस बॉल को कहा जाता है? बीमर शब्द तो जो बॉल कमर के ऊपर जो फेंका जाता है, कमर के ऊपर को बॉल को क्या बोलते हैं हम लोग? बीमर बॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीमर बॉल बोलते हैं। अब देखते हैं क्रिकेट से शब्द कुछ होता है फ्री हिट, चाइनामैन, LBW, स्लिप पॉइंट, डकवर्थ लुईस किससे संबंधित है? सब क्रिकेट का एक नियम है।
अब देखते हैं कि क्रिकेट का पिच की लंबाई कितनी होती है, तो 22 गज। 22 गज क्रिकेट की पिच की लंबाई होती है और उसकी चौड़ाई जो होती है 10 फीट होती है, याद रखिएगा कितना, 10 फीट। क्रिकेट की विकेट की लंबाई कितनी है, 28 इंच। विकेट की लंबाई कितनी होती है, 28 इंच होती है। अभी बीसीसीआई का क्रिकेट का अध्यक्ष कौन है, रोजर बिन्नी। कौन है अभी अध्यक्ष बीसीसीआई का, रोजर बिन्नी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में आता है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था, तो जय हिंद का नारा कौन दिया था, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इसका शाब्दिक अर्थ होता है, इस जय हिंद का शाब्दिक अर्थ होता है भारत की विजय। क्या होता है, भारत की विजय होती है, इस शाब्दिक अर्थ का। क्वेश्चन नंबर आते हैं 83 आते हैं। 83 का रहेगा आपको, भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी, इंडिया में कब चली थी, तो 83 का आपको हो जाएगा, कब चली थी, 1925 में चला था। कब चला था, 1925 में। अब देखना है कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चला गया था, 1853 में। 1853। विश्व में पहली विद्युत रेल कहाँ चली थी, ब्रिटेन में 1881 में। अगर विश्व में अगर बात की जाए तो 1881 में प्रथम विद्युत रेल चलाया गया था, कहाँ पे, ब्रिटेन यानी कि यूके में। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 84। तो हम लोग का आंसर कौन जाएगा, 4 नंबर 83 का। क्वेश्चन नंबर 84 आता है, रेल दिवस। रेल दिवस कब मनाया जाता है, रेल दिवस कब मनाया जाता है, 16 अप्रैल को। कब, 16 अप्रैल को जी, 16 अप्रैल 1853 को। कब, 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली बार रेल दिवस मनाया गया था। ये प्रथम रेल मुंबई से थाने के बीच टोटल 34 किलोमीटर चली थी। कितना, 34 किलोमीटर चली थी, मुंबई से थाने के बीच। आगे देखते हैं, वर्तमान में भारत में अगर प्रतिदिन देखा जाए तो 13,523 ट्रेन चलती है। क्वेश्चन 85। क्वेश्चन नंबर 85 बोला कि सॉन्डर्स की हत्या में निम्न में से कौन शामिल था, तो राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, ये लोग सभी शामिल थे। कह रहा है कि हिंदुस्तान क्या करा कि भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय की मौत के बाद दोषी मानते हुए सॉन्डर्स को 1928 में हत्या कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 86 आते हैं। 86 करा कि बिग बैंग की घटना कितने वर्ष पहले हुआ था, पूर्व हुआ था। कब हुआ था, 13.7 करोड़ वर्ष, यानी कि 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुआ था, यानी कि 86 का 4 में हो जाएगा। 87 में लगाते हैं। 87 करा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदी मुख का निर्माण करती है, तो 87 का आपको जाएगा 4, नर्मदा करती है। कौन करती है, नर्मदा एवं ताप्ती हिमालय की नदियाँ मुहाने पर बड़े बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। 88 कह रहा कि बिहार राज्य के कुल कितने जिले पश्चिम बंगाल राज्य के साथ सीमा को साझा करती है, तो 88 का आपको हो जाएगा मात्र 3 जिला साझा करती है। कितना, 3 जिला। कौन कौन जिला है, तो किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार बंगाल से सीमा साझा करती है। क्वेश्चन नंबर 89 कर आपको 89 करा कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र होने के कारण अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसे पूर्व का बोस्टन भी कहते हैं हम लोग। किसे कहते हैं, पूर्व का बोस्टन भी कहते हैं। मैनचेस्टर ग्रेट ब्रिटेन एवं बोस्टन अमेरिका में विश्व में सूती वस्त्र के उद्योग के प्रमुख केंद्र माना जाता है मैनचेस्टर। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 90। 90 कह रहा कि महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था, तो 90 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। 90 का प्राकृतिक भाषा में जैन धर्म का, महावीर जैन धर्म का 24वें तीर्थंकर थे। कौन, 24वें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। 91 करा कि द्वितीय व संगीति किसके शासनकाल में आयोजित किया गया था, तो आपको क्या था, काला शोक के समय। काला शोक के समय किया गया था। अब देखते हैं सेकेंड व संगीति 383 में हुआ था। पूर्व में काला शोक के शासनकाल में वैशाली में आयोजित की गई थी। द्वितीय व संगीति का आधारित था, सभा कवि ने किया था जी, तो आपको 91 हो जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 92। 92 करा कि अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किस वर्ष को लागू किया गया था, तो 92 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। कब, 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस, कौन, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 93 में आते हैं।
93 करा कि भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन यानी कि इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो 93 का आपका हो जाएगा 1 नंबर, महादेव गोविंद रानडे के द्वारा किया गया था। 93 का 1 नंबर। 94 में बनवाते हो। आगे देखते हैं क्वेश्चन करा कि 94 नंबर कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? तो आपको किया था कब? 1025 में किया था। कब? 1025 में आक्रमण किया था। अब देखना है कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया उस समय वहाँ का शासक कौन था? भीमदेव द्वितीय था। कौन था? भीमदेव था। वह बिना युद्ध किए ही भाग गया था। गजनवी के द्वारा मंदिर को नष्ट किया गया और वहाँ का संपत्ति को लूट लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 95 में आता है। क्वेश्चन 95 करा कि अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो कौन करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था जी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का मस्जिद एवं दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया था। इसी ने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। 96 में आते हैं लोग। 96 का करा आपको कि यूके सिन्हा यानी कि यूके सिन्हा समिति किससे संबंधित है? तो 96 का हो जाएगा 3 नंबर। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग से संबंधित है यूके सिन्हा समिति। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97 करा कि कागजी मुद्रा या कृत्रिम मुद्रा आर्टिफिशियल मनी क्या है? तो आपको जाएगा 97 का 3 नंबर, विशेष आहरण अधिकार होती है। क्वेश्चन नंबर 98 में आते हैं। 98 करा कि निम्न में से कौन लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाता है? कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है और लोकसभा अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करता है जी। राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है, उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करती है। अध्यक्ष करता है तो अनुच्छेद 108 के तहत किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 99 देखते हैं। 99 करा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 76 के द्वारा। अनुच्छेद 76 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर आज का हम लोग 100 क्वेश्चन बोल रहा हूँ। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो 100 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। सर्वाधिक प्रतिनिधित्व हो सकता है, हाँ 20 हो सकती है जी, 20। अगर देखा जाए तो अभी लोकसभा में राज्यों का सबसे अधिकतम 530 सदस्यों तथा कितना 530 सदस्य तथा केंद्र शासित प्रदेश में कितना 20 होती है, यानी कि कितना होगा 500 कितना 50 हो गया। 550 पर हम लोग का क्या होता है? सदस्यों का चुनाव होता है। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 101 में आते हैं। 101 करा कि ताप के बढ़ने से द्रव की श्यानता क्या होती है? तो ताप के द्रव की श्यानता बढ़ने से घट जाती है। 101 का आपको आ गया 1 नंबर। 102 करा कि कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क होता है? तो आपको हो जाएगा किसका? मैग्नीशियम का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? मैग्नीशियम का कार्नेलाइट। 103 में आते हैं हम लोग। 103 करा कि स्टारफिश किस संघ का जंतु होती है? तो यह को कहा था इकाईडर्मेटा का। किसका? इकाइनोडर्मेटा का होता है। स्टारफिश इकाइडर्मेटा का होता है। ऑक्टोपस तथा सीपिया मोलास्का संघ के जाती है। कौन कौन? ऑक्टोपस और सीपिया ये मोलस्का का होता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 104। 104 में आते हैं निम्न में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग होता है? सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? तो 104 का हो जाएगा 95 न्यूक्लियस होते हैं। कौन? न्यूक्लियस होता है। और सबसे छोटा कौन सा होता है? राइबोसोम। सबसे बड़ा कोशिकांग न्यूक्लियस और सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105 और आज का हम लोग का अंतिम क्वेश्चन है। करा कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का तापक्रम को नियंत्रित करता है? कौन करता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो होता है शरीर के ताप को कंट्रोल करता है। तो दोस्तों आज हम लोग का था ये क्वेश्चन इतना। तो आप लोग बताइएगा कि कमेंट करके ये क्वेश्चन किस तरह से लेवल का है और कितना आपका सही हुआ और कितना गलत हुआ, क्योंकि एग्जाम नज़दीक आने वाला है। तो आप लोग टेस्ट सीट का ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करिए और सेट मारिए। जितना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिएगा उतना आपको बेटर होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।